क्लास 12 भाई आपका चल रहा है। आज एमसीक्यू सीरीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत ही प्यारा चैप्टर। आई होप आपने सारे कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे, सारे फॉर्मूले, सारी डेरिवेशन, सब चीज आपको पता होगी। तो आज हम अप्लाई करके देखेंगे क्या हम एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। ये बेसिकली हम लोग उन एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड रिलेटेड, इवन आपकी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी। इवन पीवाईक्यू को भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू किस लेवल के आए थे, किस तरीके के आए थे और किस तरीके से उनको सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 सीबीएसई एंड कंपटीशन बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव के बारे में बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है, जहां पर आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई करके। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पेज में पीडीएफ फाइल होगी, पहले पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। देन अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हो तो उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट थोड़ा स्पीड में बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे जिसमें हम टाइम लेंगे, हम एमसीक्यू कर रहे हैं, सारा खेल ही टाइम का होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁷। आपको n निकालना है। E की वैल्यू भी ऑलरेडी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको अगर आप सही से सोल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। सोल्व करके डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 6.25 × 10⁻11, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल प्लेट से, ताकि उसके बाद कितना आ सके 1 × 10⁻7 कॉलम चार्ज आ सके। बहुत ही सिंपल चल रहा है, फटाफट बस दिमाग का इस्तेमाल करना, पेन का इस्तेमाल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक और लवली क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है। डायरेक्ट हिट होता है कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड में आपको डिस्टेंस दे रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस ने दे दिया 2.5 × 10⁻11, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें अच्छे से पता है 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम टू सेम। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। देन फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपको अच्छे से पता है K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू पहली बॉडी का चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या आपका सेम टू सेम ही है, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना आपका 2.5 × 10⁻11 का होल का स्क्वायर। अब थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल करके और फटाफट कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो आपको मजा आएगा भाई, क्योंकि कैलकुलेशन याद रखना खुद से करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन जब तक खुद से नहीं करोगे तो फीलिंग आपको नहीं आने वाली है। इसको अगर आपने सही से सोल्व कर लिया तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 3.7 × 10⁻7 न्यूटन करके। बहुत ही सिंपल, अगेन एकदम लवली क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन सुनो, कैलकुलेशन फटाफट फटाफट फटाफट। कंसेप्ट पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाया और क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया। याद रखना ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगाओ, कंसेप्ट पढ़ने में थोड़ा कम टाइम, और भैया कैलकुलेशन में टाइम लगाओ मत, रगड़ दो जिसे बोलते हैं, एकदम रगड़ दो, ताकि जल्दी 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 क्वेश्चन के आपके आंसर आ सके। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्ज स्क्वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। ठीक है, डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए कि दो चार्ज स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है d और दोनों में फोर्स लग रही है F ऑन ईच अदर। ठीक है, आगे इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इसका चार्ज फिलहाल मैं Q1 मान लेता हूँ, इस स्फीयर का चार्ज क्या मान लिया Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों में फोर्स लग रही है F। इस पूरे सिस्टम को उठाया धड़ाम एक कंटेनर में डाल दिया, या एक समझ लो एक लिक्विड टाइप के मीडियम में डाल दिया, और इसके अंदर आपको दे रखा है इमर्ज इन अ लिक्विड ही है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और ये पूरा सिस्टम उठा करके इसके अंदर डाल दिया। सिस्टम उठा के डालने का मतलब है ना ही इसके बीच के डिस्टेंस को चेंज किया ना ही चार्ज को चेंज किया, तो क्या इसके बीच की फोर्स चेंज होगी? बिल्कुल सही बात है, फोर्स चेंज होगी, क्योंकि आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के कंसेप्ट में पढ़ा होगा। ये जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बच्चे को पता है कि भाई ये फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है। अगर फोर्स इन मीडियम के बारे में बात हो रही है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच की फोर्स चेंज हो जाती है, जैसे दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब इसी को मान लो पानी के अंदर डाल दो तो तब भी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह से चार्ज भी एक्ट करता है, तो यहाँ पर फोर्स चेंज हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला पड़ा है वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए किसी बच्चे को अगर ध्यान आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अप्लाई करके देख रहे हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ रखा है। एमसीक्यू बेस खाली उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ रखा हो। बाकी अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां पे पूरे के पूरे लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं, पूरी नॉलेज पहले वहां से गेन कर लो, देन एमसीक्यू करना। डायरेक्ट एमसीक्यू करने मत बैठना भैया, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास पढ़ता है, फिर बच्चा 12th क्लास पढ़ता है, फिर आईआईटी या नीट एमबीबीएस डॉक्टर बनना होता है। ये नहीं कि फर्स्ट क्लास में ही स्टार्ट हो जाए। तो एमसीक्यू डायरेक्ट मत करना, पहले उसको देख लेना। मीडियम के लिए फोर्स का फॉर्मूला जो होता है आप सभी को बताना चाहिए। यहाँ पे ये वैक्यूम के लिए के और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और किसी को और डिटेल में अगर नॉलेज हो, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा बेटा FV बाय K करके, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपकी जगह बैठा होता कॉर्नर में कहीं नोट्स में इसको लिख लेता, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला मेरे लिए भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम। अब यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम को F को F ही लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जब ये एयर में रखे हुए थे तो इनके बीच की फोर्स F ही थी, तो FV की वैल्यू हो गई F। K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वेश्चन में यहाँ पे लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दे रखा है, तो हो जाएगा आपका F/2, यानी कि लिक्विड में डालने के बाद जो फोर्स होगी वो आधी हो जाएगी F/2। किसी और मीडियम में डालता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो F/80 हो जाता है। सिंपल फंडा है, बस ध्यान ये रखना कि मीडियम में डालने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं बढ़िया से, थोड़ा स्पीड में भी पढ़ना है हमें, सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के। ये देखिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय 2018 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन है एकदम। कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। जनरली स्क्वायर में 4 चार्ज लगता है, बट केवी है भैया, थोड़ा तो चेंज करेगा, और फिजिक्स 2025 का हाल आप देख ही चुके हो, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होना बनता है। तो थोड़े चेंजेस में कह रहा है कि भैया 3 ही चार्ज रखे गए, एक Q1 रख दिया, एक Q2 रख दिया, एक Q3 रख दिया, ठीक है। If the force between Q1 and Q2 is F12, Q1 और Q2 के बीच की फोर्स लग रही है F12, आपको पता है सारी साइड क्या होगी, बराबर, क्योंकि एक स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, बराबर ही होती है, ठीक है। एंड द बिटवीन Q1 एंड Q3, आपको बोल रहा है Q1 और Q3 के बीच की फोर्स दे रखी है, एक तो Q1 और Q2 के दे दी, एक Q1 और Q3 के बीच की दे दी। मैं सबसे पहले ना डिस्टेंस निकाल लूंगा, ये A है, ये A है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा ये आएगा √2A, क्या आ जाएगा, √2A। और जिनको स्क्वायर का डायगोनल करना आता है उनको तो अच्छे से पता है √2A करके होता है साइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, कह रहा है रेशियो बताओ मैग्नीट्यूड F12 एंड F13। बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, ये तीनों चार्ज क्या थे, 3 इक्वल चार्जेस थे। इक्वल चार्जेस का मतलब ये Q1 बराबर होगा Q2 के, और Q2 बराबर होगा Q3 के, और जिसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, Q लेट कर लेता हूँ, तीनों बराबर है। मैं आराम से फॉर्मूला निकालता हूँ, F12 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो K भी पुट कर सकते हो, बट ज्यादा नंबर लाने के लिए और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए कोशिश क्या करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। K पुट करोगे तो बाद में यही सोचोगे यार K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी था और K का मतलब 9 × 10⁹ भी था, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट किया करो। यहाँ पे F12 1 और 2 के बीच में लग रही है, तो चार्ज क्या होगा, Q1 और Q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस A, तो यहाँ पे क्या आ गया, A का स्क्वायर। हमें रेशियो निकालना है F12 और F13, तो इसके डिवाइड में कर देंगे F13, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और 3 के बीच का चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q3 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, √2A का होल का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल कहानी है यार, ये तो बिल्कुल सिंपल है। Q1 Q2 Q3 Q सब बराबर है, तो ये भी कट जाएंगे, Q1 से Q1 कटा, Q2 Q3 बराबर थे तो ये भी कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया, तो हो जाएगा 1/A स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है। जैसे अभी आप लोग सबसे नीचे बैठ रखे हो, लेकिन एक दिन कहाँ जाओगे, सबसे ऊपर जाओगे, हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो सारे के सारे। तो यहाँ पे रिलेशन जो बना वो कितना बन गया, 2:1 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सिंपल सादा बी हो गया। सिंपल क्वेश्चन जिसे बोलते हैं कोई माथा पच्ची वाली बात है नहीं, रिलैक्स माइंड होके करोगे तो बड़े प्यार से आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, लवली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक और 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, 2 चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, एट अ डिस्टेंस r exert a force F on each other। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी क्या है Q, क्योंकि बोला हुआ था दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, कह रहा है r है, ठीक है, r ले लिया, फोर्स F लग रहा है। इफ द चार्जेस आर हाफ, दोनों के चार्जेस अगर हाफ कर दिया जाए, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, पहले यहाँ फोर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्या होगा,
वही 1/4 पाई एप्साई नॉट Q1 Q2 दोनों बराबर ही है, तो Q इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर लिख लूं, अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, Q1 Q2 की जगह Q और Q ही लिख दिया, Q और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर आ जाता है। कह रहा है कि अब नया फोर्स बताओ। बेटा याद रखना, नए फोर्स को आपको डिनोट करना होता है एफ डैश से। किससे डिनोट करना होता है? एफ डैश से। कुछ बच्चे होते हैं फ्लो में एफ में ही सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। बेटा एफ में ही सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो नई चीज कब निकालोगे? नई चीज निकालने के लिए कुछ तो उसको डिफरेंट सिंबल मानो, तो एफ डैश मानने के लिए सबसे बेस्ट सिंबल है, पेन चलाना ज्यादा इजी हो जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है, इससे जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। विच इज इक्वल टू, कह रहा है कि भैया दोनों चार्जेस को कर दिया गया आधा। क्या कर दिया गया? आधा, यानी कि Q जो हो गया अब ये Q/2 हो चुका है। चलिए ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और डिस्टेंस को कर दिया गया दुगना, तो 2r लिख दिया। कह रहे देन द न्यू फोर्स एक्टिंग यानी कि एफ डैश बताओ कितनी होगी एफ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में देख रहे हो एफ 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 लिखा है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा ये 1/4 पाई एप्साई नॉट क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि नीचे आएगा 1/16 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। और इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है एफ, तो मेरे हिसाब से एफ डैश का रिलेशन क्या आ गया? f/16 करके। एकदम सिंपल क्वेश्चन, रिलेशन इस तरीके से बनाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा कंसिडर करके रखना, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा f/16 करके। एकदम सिंपल सादा सरल भाषा में किया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाकी सब भी अपने मैच करते रहना, आंसर बिंदास होके पोस्ट करके वीडियो पहले खुद से कर लेना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। क्या पता कोई नई ट्रिक आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एकदम लवली, नहीं भैया इसे लवली क्वेश्चन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं खाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में काउंट होता है। इसकी बात करूं तो भैया सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरे चांस है कि आपको किसी ना किसी कंपटीशन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चार्ज है Q, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, Q एंड Q माइनस का स्मॉल q। इसे बिल्कुल ध्यान रख लेना, गारंटी वारंटी वाला क्वेश्चन है ये समझ के चलो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चार्ज है Q, उसको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, एक स्मॉल q और दूसरा पार्ट क्या हो गया? कैपिटल Q माइनस का स्मॉल q। चलिए ठीक है। What is the value of the Q for maximum force between them? आज से पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा कि मैक्सिमम फोर्स निकालते कैसे। इसको बिल्कुल ध्यान से कंसिडर कर लेना, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड काफी हाई फाई क्वेश्चन, और जिस हिसाब से सीबीएसई अपने फिजिक्स के पैटर्न को चेंज करने में लगी हुई है, इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना आपकी लाइफ में आपके करियर का इंपॉर्टेंस है, जेई का और नीट का या एनडीए का या कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इनके बीच का डिस्टेंस मैं कंसिडर कर लेता हूँ फिलहाल के लिए डी। फोर्स को मैक्सिमम करना है, पहले मैं फोर्स निकाल लेता हूँ। मुझे अच्छे से पता है फोर्स का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू स्मॉल q, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर। यहां तक कोई आपत्ति संकोच नहीं है। फोर्स को मैक्सिमम कैसे करते हैं? किसके रिस्पेक्ट में करना है? स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होगी स्मॉल q। बट टेंशन मत लेना, इसमें तो क्वेश्चन चेंज होने का सेंस ही नहीं बनता, तो आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हो जाएगा df/dq विच इज इक्वल टू d/dq 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे q कैपिटल Q माइनस का q स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इतनी बड़ी सर, इतनी बड़ी डेफिनेशन या इतनी बड़ी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अरे बेटा ये टुच्चू डेरिवेशन डिफरेंशिएशन है, एकदम सिंपल भाषा में हो जाएगी। जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो पैदा होते के साथ ही कांस्टेंट हो गया, तो जैसे ही पैदा हुआ था इसको कॉलम्स लॉ ने जैसे इसको पैदा किया बोलता है नो नो, और इसकी वैल्यू भी हो गई थी नो 9 × 10 की पावर 9 करके, ठीक है। तो ये तो बचपन से ही कांस्टेंट था, पैदा होते ही कांस्टेंट हो गया था। डी हमारा क्वेश्चन में कांस्टेंट ही है, तो डी स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा d/dq इन ब्रैकेट q माइनस q अपॉन में q स्क्वायर यानी इनटू माइनस का q स्क्वायर। अब सिंपल भाषा में बताते हैं, जिन बच्चों को मैथ्स आती है, जिन बच्चों ने 12th क्लास में मैथ्स पढ़ी है, मैक्सिमम मिनिमम वाला एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका एनसीईआरटी में, तो वहां पे क्या करते थे, कोई भी चीज मैक्सिमम है या लिखेंगे फॉर फोर्स मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स या फोर्स मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं df/dq की वैल्यू डाल देते हैं 0। जो बायो वाले विद्यार्थी है वो थोड़ा ध्यान रख लेना कि डिफरेंशिएशन टर्म करके उसकी वैल्यू 0 डालो, आपको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको डाल देनी है 0, तो देखते हैं भैया सोल्व करके कितना आता है। df/dq की जगह 0 विच इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन में d स्क्वायर
एंड इसको डिफरेंशिएट करने बैठते हैं। देखो डी क्यू और क्यू का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो इतना आपको आना चाहिए, तो हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आपने सीखा हो तो होता है पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 क्या हो जाता है माइनस, तो यही बचेगा 2q करके, ये सारा जीरो के साथ जाएगा तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो बचेगा q माइनस का 2q, और इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q, यानी कि स्मॉल q की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आने वाली है, कैपिटल Q बाय 2, यानी कि सिंपल सरल भाषा में बोलो तो ऑप्शन नंबर डी। लवली क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके इसको दिमाग में नहीं वॉलपेपर में बसा के इसको डीपी लगा लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में काउंट हो रहे होते हैं। फटाफट लिख लो, फटाफट जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, आराम से वीडियो पोस्ट करके देख लेना, टाइम लिमिट का बाउंडेशन है इसलिए थोड़ा बढ़िया थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज हम भी थोड़ा सा कहानियां बता के इसको लेट कर सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कहानियां बताने की, आराम से करेंगे ताकि क्वेश्चन की तरफ फोकस रहे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर ए एंड बी हैव चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। हम तो भैया डायग्राम बनाने में फोकस करते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 माइक्रोकूलम और एक हो गया आपका 40 माइक्रोकूलम करके, एंड आर हेल्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 90 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी 0। इस क्वेश्चन के सारे भाई, इसके चाचा के भी लड़के हैं, इसके ताऊजी के भी बच्चे हैं, इसकी बुआ के भी लड़के हैं, सारे भाई मैं आपको एक ही बारी में समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। कभी भी दो चार्ज आए Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस फिलहाल के लिए कुछ भी दे रखा हो 30 40, मैं आर मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ आर, बीच में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में बोले कहीं पर भी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, चार चीजें बता रही है, चारों को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल या जो भी 0 के लिए बोल रहा है तो कुछ नहीं करना, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को कंसीडर कर लेना x, बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस का x, टेंशन मत लेना बेटा, r आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, आपको x निकालना होता है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेना o का मतलब जनरली ऑब्जर्वेशन पॉइंट करके होता है। अब आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो यहाँ से E1 निकालना, यहाँ से E2 निकालना, तो E1 और E2 को बाद में बराबर कर देना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। अगर बोले फोर्स 0 है तो बेटा यहाँ से F1 निकालना, F1 Q1 से लेके O तक के बीच की, यहाँ पे एक चार्ज रखा होगा, ठीक है, फिलहाल के लिए कोई सा भी चार्ज मान लो, प्लस का Q मान लो, फिर F2 O से लेके Q तक की, और दोनों के फोर्स को क्या कर देना, इक्वल कर देना। अगर आपसे बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Ng 0 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में आएगा, पढ़ भी चुके होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो U1 को बराबर कर देना U2 के। अगर बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो भैया V1 निकालना और V2 निकालना, दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना। अब कोई बच्चा मेरे को ये ना बोल दे हमारे स्कूल में या हमने तो जहां देखा था उन लोगों ने तो ऐसे किया था, E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर इक्वल टू 0, बेटा उन्होंने किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, बट हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड। तो सिंपल एंड सरल भाषा में बता रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज प्लस हो या माइनस हो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे प्लस ही चार्ज लेने हैं सारे के सारे। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये Q2 मान लो माइनस का भी होता आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, E2 जब निकालोगे तो Q2 को प्लस का ही लेके चलना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मेरी गारंटी है 100+1% आंसर आएगा, ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल जाना कि भैया या उस बुक का क्वेश्चन सोल्व किया था और आंसर मैच नहीं कर रहा, तब देख लेंगे। अगर इनसाइड है यानी कि इनके बीच में निकालना, आउटसाइड का हो तो फिर देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर ये सिंपल सा सादा सा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, पॉइंट मान लूंगा ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x, तो बचा हुआ कितना हो गया 90 माइनस एक्स। अब कुछ जने बोलेंगे क्या हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, अरे बालको ऑप्शन देखो सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो जबरदस्ती मीटर में क्यों बदलना, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी 0, तो E1 निकालूंगा E2 निकालूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। मुझे अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 निकाल रहे हैं इसकी वजह से, तो लिख लेंगे 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10 × 10⁻⁶ अपॉन में इस चार्ज से लेके O तक का डिस्टेंस जो कि कितना है अपना x का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आपका हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ अपॉन में डिस्टेंस जो कि कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। सिंपल है कि नहीं है। अब इसको तो बच्चा सोल्व कर लेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन से 1/4 पे एप्सिलॉन कट गया, 10⁻⁻⁶ से -6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/x² विच इज इक्वल टू 4/90 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे करेंगे भैया a माइनस b का होल का स्क्वायर फॉर्मूला खोलने बैठ जाएंगे, बेटा ऐसा है कि अगर कैलकुलेशन मजबूत है तो खोल लेना, आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, आंसर आ जाएगा। जिनकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है वो शांति से इसको ऊपर लेके चल जाना,
तो हो जाएगा बेटा 90 माइनस का x अपोन में x का होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था ऊपर जाके, विच इज इक्वल टू 4, स्क्वायर का 4 करोगे यानी कि 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए सी 30 सेंटीमीटर। इसमें मैं आपको एक पार्ट और बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि डिस्टेंस ए से ना बता के बी से बताना होता, यानी कि अगर ये स्क्वायर ए है ये स्क्वायर बी है, बी से डिस्टेंस बताना होता, अगर ये 30 है तो 90 माइनस 30 वो कितना हो जाता 60 हो जाता। सिंपल कहानी। चलिए आगे बात करते हैं अपना प्यारा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया है 30 डिग्री एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपने पढ़ी होगी डेरिवेशन की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब डाइपोल को रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री रखा है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होता है। चलिए इसने क्या बोला है, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, बोलना ही बोलना था उसे, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, जब कोई बॉडी रोटेट करना शुरू कर जाती है, रोटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क करके बोलते हैं। कहता है चार्ज ऑन द डाइपोल, आपको चार्ज निकालना है डाइपोल का। अरे चार्ज तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा, बस मुझे एक बात बता दो कि डाइपोल की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे लेंथ दे रखा है, मेरे को पहले डाइपोल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मेरे को लगाना पड़ेगा टॉर्क का फॉर्मूला, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा करके। टॉर्क की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ टॉर्क इज 8, पी डाइपोल की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5, और साइन 30 बचपन में सीखा होगा 10वीं क्लास में कि साइन 30 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बेटा 1/2 करके। तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 10 की पावर 5, उधर जाएगा तो माइनस का 5 कॉलम मीटर करके। ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल भाषा में। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चार्ज, तो P इज इक्वल टू लगाऊंगा Q इंटू में 2A, P की वैल्यू डालते हैं 8 × 10 की पावर -5, Q इंटू में 2A का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं ना, डाइपोल, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। बेटा हाथ में गुदवा लेना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, कंपलसरी, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनते, ठीक है। जनरली जब तक ऑप्शन में आपको SI यूनिट दे रखी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक SI यूनिट दे रखी हो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। जैसा इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, वहां तो ऑप्शन में सेंटीमीटर था तो कोई जरूरी नहीं था, बट यहाँ पे सारी SI यूनिट दी है इसलिए मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर इंटू में, बस खत्म। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर -3, जिसको हम लोग बोलते हैं मिली कॉलम। तो सिंपली इसका आंसर हो गया बी 8 मिली कॉलम करके। अगेन एकदम लल्लू बच्चों वाले क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 9। अब आ जाते हैं भाई धक्कड़ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल। अब देखो ये कूलम्ब्स लॉ का फुल्ली कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम, जिन बच्चों को लगता है उनको कूलम्ब्स लॉ बहुत अच्छे से आता है, अजमा लीजिए भाई। अगर आप कर पा रहे हो तो 100% आप फिर भैया पूरी परसेंटेज और अच्छा सिलेक्शन वाले बच्चे हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, एक बार सॉल्यूशन देख लेना, उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो थोड़ी सी गड़बड़ है, फिर थोड़ी सी क्या है गड़बड़ है, प्रैक्टिस करने का जरिया है, फिर तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल हैविंग पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r। मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हूं। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है r दे रखा है, ठीक है। इफ दे आर मेड टच टू ईच अदर, भैया 2 केस बोल रहा है, पहले मैं यहाँ की फोर्स निकाल लेता हूँ ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हो। फोर्स का फॉर्मूला भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², यही निकलेगी इनके बीच की तो फोर्स, ठीक है। इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर एंड देन सेपरेटेड, ठीक है, द सेम डिस्टेंस, दोनों बॉल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बॉल का मतलब होता है दोनों का रेडियस सेम है, सब चीज सेम है। अगर ऐसा होता है, मान लो 2 बॉल आइडेंटिकल हो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक का चार्ज है मान लो 10 कूलम और दूसरी बॉल है उसका चार्ज है 20 कूलम, दोनों आइडेंटिकल थी, दोनों को टच कर दिया। जैसे ही आप दोनों को टच करते हो तो दोनों इक्वल शेयरिंग पेयरिंग करते हैं। बेटा ये इक्वल शेयरिंग पेयरिंग क्या होती है, ये अपना 10 और 20 शेयर करेगा तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 30, कितना शेयर करेंगे 30, तो इनका चार्ज कितना हो गया कंबाइंड चार्ज 30 कूलम। अब जैसे ही आप इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से जुदा करोगे तो दोनों हाफ शेयरिंग पेयरिंग करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है ना आधा आधा, ऐसे ये भी आपस में क्या कर लेंगे आधा आधा सेपरेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि भैया इसके पास जो बचेगा पहली वाली बॉल के पास हो जाएगा 15 कॉलम और दूसरी वाली के पास भी कितना हो जाएगा 15 कॉलम। बट याद रखना
ये ट्रिक जब ही लगाई जा सकती है जब दोनों बॉल आइडेंटिकल, यानी कि दोनों का रेडियस मटेरियल क्या हो, सेम हो। अगर रेडियस अलग हुआ तो पोटेंशियल इक्वल करने पड़ते हैं, उसकी एक अलग ट्रिक है, वो आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं दोनों को टच करवा दिया, तो हमें अच्छे से पता है जब दोनों को टच करवाओगे ये हो जाएगा Q1 और ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा Q2। दोनों का कंबाइंड चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस का Q2। उसके बाद कह रहा है एंड देन सेपरेटेड टू सेम डिस्टेंस, दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया इन्होंने, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। तो भैया अलग अलग हो गए तो इस बॉडी में चार्ज आएगा Q1 प्लस का Q2 अपॉन में 2। दोनों के दोनों प्रॉपर्टी का हिस्सा बराबर ही डिवाइड कर लेंगे, Q1 प्लस का Q2 अपॉन में 2 करके, है ना। ये वो चॉकलेट शेयरिंग नहीं है जो अपने भाई बहनों के साथ आप लोग करते हो, हम ज्यादा तू कम, हम ज्यादा तू कम, ये वाला नहीं है, ये इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहे हैं सेम ही रखा हुआ है। अब बताओ जो नई फोर्स निकल के आएगी, अभी 2 मिनट पहले ही समझाया था, नई फोर्स को हम लोग किससे मानेंगे, एफ डैश। ये ज्यादा आएगी या कम आएगी देख लेते हैं। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2, फिर एक और बार Q1 प्लस में Q2 अपॉन में 2 के होल के अपॉन में R स्क्वायर। क्यों, पहली बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी का चार्ज। थोड़ा सा अगर सोल्व करोगे, आपको फोर्स बताना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सब तो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को तो भगाओ, यानी कि अल्टीमेटली जो F है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 इंटू में Q2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जो F डैश आएगा वो आएगा आपका Q1 प्लस में Q2 अपॉन में 2 का होल का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन। ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा है, मतलब कांस्टेंट टर्म को मैंने हटा दिया, प्रोपोर्शनल लगा दिया, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन तो अभी बताया था पैदा होते ही कांस्टेंट था। R तो पूरे क्वेश्चन में बोला हुआ है, पहला R और दूसरा R क्या है, सेम है, तो वो भी कांस्टेंट है। तो Q1 और Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई और नई वाली फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर हो गई। अब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि ये बताओ जो नई फोर्स निकल के आएगी ये ज्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी, तो सोच के बताओ भैया। अगर कोई बच्चा सोच सकता है तो मजा आ जाएगा, किसी की कैलकुलेशन का स्ट्रॉन्ग है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं फिलहाल के लिए Q1 को 3 मान लेता हूँ, Q2 को कितना मान लिया 4, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, यानी कि जो फोर्स निकल के आएगी वो 12 निकल के आ जाएगी। यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी Q2 की जगह क्या लेना पड़ेगा 4, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 होता है आपका 7, और 7/2 यानी कि 7 का पहले स्क्वायर कर लो, 49/4, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी फोर्स निकल के आएगी वो थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी। तो कह सकते हैं जो नई वाली फोर्स है एफ डैश है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, तो मोर देन बिफोर। इसे बोलते हैं फुल्ली हाईली लेवल कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम। इसको ध्यान रखने से करा कैसे है, आराम से पहले रिलेशन बना लिया चार्ज के बीच में और फोर्स के बीच में। आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, जरूरी नहीं आपको 3 4 पुट करना है, आप 10 11 पुट कर लो, जो मर्जी कर लो, ऐड करो 2 से डिवाइड करो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फोर्स ज्यादा निकल के आएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन कह रहा है, 2 लाइक पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन। 2 लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अनलाइक चार्ज में एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है आपका नेगेटिव करके होता है, अपोजिट साइन। कहता है दोनों के बीच में फोर्स लग रही है 0.04 न्यूटन की ऑन ईच अदर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। पहले भैया मैं आराम से लिख लूंगा, क्या हो गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कहता है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन। नई फोर्स बताओ, इनके बीच का R मान लो। कहता है नई फोर्स निकालो, अब इनके बीच के डिस्टेंस को कर दिया गया आधा, यानी कि R/2। तो बताओ फोर्स कितनी होगी, हमें पता है, हम उसे मानेंगे F डैश। क्या मानेंगे, F डैश। अच्छा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 0.04 न्यूटन। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 और Q2 को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, R/2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो R/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, अंदर बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और भैया इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की कितनी दे रखी है 0.04। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16 न्यूटन। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगेन एकदम इजी मच्छर क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमें अच्छे से पता है डाइपोल का मतलब एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। अगर ये प्लस का 10 है तो बेटा ये माइनस का 10 होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। डाइपोल का फॉर्मूला P = Q इंटू में क्या होता है बेटा 2a करके होता है। इसकी एसेंट की बात करें, चार्ज की एसेंट क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है मीटर। तो इसकी एसेंट क्या हो गई कूलम मीटर करके। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम लवली क्वेश्चन। इसकी डायरेक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये उल्टा चल रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से
नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, तो इसको भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन एक सीबीएसई प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है भी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने वाला साइंटिस्ट गॉस लॉ, जो कि कहता है डायमेंशन पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, याद आ रहा होगा डेरिवेशन की होगी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के अंदर। इंफिनिटी वायर में आपको पता है चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो शायद किसी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर करके। तो क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर किस तरह से प्रोपोर्शनल है, तो भैया बात ऐसी है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, ई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ बच्चे सोचते हैं यार हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, ये नॉन यूनिफॉर्म कहां से आ गया। बेटा आपने जो पढ़ा है ना वो ये पढ़ा है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम, ठीक है। हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये कुछ ऐसे बनते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत पास है, क्राउडेड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इन पॉइंट में अगर मैं एक्स मान लूँ, इस पॉइंट को अगर मैं क्या मान लूँ वाई, तो एक्स वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाई वाला पॉइंट, क्योंकि वहां पे क्राउडेड है। जहां पर ज्यादा क्राउडेड होती है प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रखा जाए तो बताओ ये क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। भैया एक काम करो, अपना डाइपोल को ऐसे रख लो, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, सीधा रख लिया एकदम सीधा। तो ये फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E। नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों में फोर्स तो 100% लगेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फोर्स 0 हो जाए। वो जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, वहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल रखते हो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बट यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि क्राउडेड एरिया क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए आगे कह रहा है कि भैया और क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल भाई, टॉर्क एक्सपीरियंस करने के लिए फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत है, जो कि ये प्रोवाइड कर ही देगा एक पर्टिकुलर केस में। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क। तो वैसे आपको ध्यान ये नहीं रखना, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहाँ क्राउडेड होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, और अदरवाइज क्या होती है, कम। तो इस केस में फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। नेट फोर्स 0 इसमें नहीं आ सकती, जबकि यहाँ पर आपकी नेट फोर्स 0 आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। 14, अ कप कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप, ये कट नहीं होगा, कप होगा, इन द कप ऑफ वाटर इज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी हाई फाई बुक पढ़ते हो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हो गई या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, उन्होंने भी इसको अपनी रेफरेंस बुक के अंदर डाला हुआ है। इवन कई बार ये कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 ग्राम वाटर में कितना चार्ज होगा। वाटर का मतलब होता है H2O, कितना होता है H2O। यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी सी सिंपल भाषा में केमिस्ट्री आ जाती है। अभी केमिस्ट्री क्या होती है, इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2, और प्लस का ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 होता है, तो ये हो गया आपका 16, यानी कि टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम के आसपास आ गया। कितना आ गया इसका मोलिकुलर मास, 18 ग्राम। शायद किसी बच्चे को याद हो कि मोलिकुलर मास में मोलिक्यूल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। किस तरह से निकालते थे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। अब ये कोई बच्चा बोलेगा ये मोलिक्यूल्स क्या होता है। बेटा मोलिक्यूल्स का मतलब हो गया खाली एक H2O के बारे में जब बात होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, मोलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या है, मोलिक्यूल्स हो गए। हमें कितने ग्राम में निकालने हैं, 250 ग्राम में निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे बेटा, हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेबल कितना हो गया, 18 करके हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देन इसी तरह से अगर हम 250 ग्राम का निकालेंगे तो 250 ग्राम में कितने आएंगे, 250 ग्राम में आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 से, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 18 मोलिक्यूल्स करके। अब एक मोलिक्यूल्स में कितना चार्ज होता है, एक मोलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए भैया 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, आप मिला लोगे। हाइड्रोजन में होता है 1, तो 2 H2O में, H2 में हो जाएंगे आपके 2, और ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे आपके 8। एटॉमिक नंबर आता है कि नहीं आता बेटा, तो 8 हो गए आपके ऑक्सीजन में
और 2 किसमें हो गए आपके हाइड्रोजन में। तो टोटल ना क्या हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पर अगर मैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में 250 ग्राम वाटर में अगर मैं टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन निकालूं, टोटल इलेक्ट्रॉन या फिर अगर आप बोलना चाहो तो चार्ज भी बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज निकालना चाहूं तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 है तो इतने में कितने होंगे, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू में 10 करके इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करके। तो टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, याद रखना ये इतने क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 250 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 18 इंटू में 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन कर सकते हो। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका सिंपल भाषा में बोलूं तो भैया कैलकुलेशन थोड़ी सी बस हार्ड करना, 1.34 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 7 करके, एकदम सिंपल। क्लियर है, लिखो इसे एक बार फटाफट। एकदम सिंपल, सरल भाषा में बोला जाए तो सरल क्वेश्चन का सरल सॉल्यूशन। क्लियर, तो थोड़ा ध्यान रखना किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, ठीक है। पहले आपने मॉलिक्यूल्स निकाले, एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब मैंने आपको समझा दिया H2 होता है। देन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे मल्टीप्लाई ऑफ 10, देन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 तो मल्टीप्लाई कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, रबिंग करी, रबिंग 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 रबिंग, दो बॉडी को आपस में रब करो। तो एक होती है बॉडी नंबर ए, इसको रब किया बी के साथ, गड़ 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 गड़, तो होगा क्या, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है, और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी गेन करेगी। रूल ये कहता है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सोडियम, सोडियम होता है Na, इसके ऊपर आता है प्लस का चार्ज क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसमें आता है पॉजिटिव, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। कह रहे हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। भाई देखो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अब मेरे पास है, मान लो मेरे पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेरे मास में 10 इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो होती है ये क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है, तो इसका मास भी क्या होगा बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास एडअप हो जाएगा, और एडअप हो गया तो मास क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। एकदम सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्टिंग नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड इन अ गिवन बाय ये, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, E इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए स्मॉल ए करके, अ चार्ज कंटेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, ओरिजिन विल बी, यानी कि एक है स्फीयर जिसका रेडियस कितना है ए है, तो बताओ इसमें कितना चार्ज होगा। अरे तो क्या दिक्कत है, चार्ज बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्फीयर के लिए गॉस थ्योरम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन में आर की जगह हमें क्या लेना है ए लेना है, क्योंकि क्या रखा है कि जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में ए दे रखी है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, यानी कि इस क्वेश्चन का डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की क्यूब करके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है 16। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल स्फीयर हैविंग, ठीक है, मेटल शीट्स है, सॉरी, ठीक है, मैं शीट्स बना लेता हूं कुछ इस ऐसे, दो शीट्स है, ये एक और शीट बना लेते हैं। पैरेलल लार्ज थिन शीट हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और इसकी भी दे रखी है 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 11। आगे कह रहा है अपोजिट साइन, बट दोनों के साइन अपोजिट है, तो एक को अगर मैं प्लस ले रहा हूं तो एक को मेरे को क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। एक को प्लस ले लिया, एक को क्या ले लिया माइनस। प्लस का मतलब ये प्लेट डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई होगी, माइनस का मतलब ये प्लेट माइनस के चार्ज से भरी होगी। आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी शीट इज, भैया ये क्वेश्चन अगर आप 10 ईयर उठा के देखते हो तो 10 ईयर में ये क्वेश्चन आपको 3 बार दिख जाएगा, कम से कम 2 से 3 बार दिखेगा, बट
ये क्वेश्चन उस टाइम 2 नंबर का पूछा जाता था या 3 नंबर का पूछा जाता था कि 2 पैरेलल शीट के लेफ्ट में, राइट में और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब ये क्वेश्चन का अपडेटेड वर्जन आ गया, एमसीक्यू में आता है। क्योंकि भैया बात ऐसी है, सीबीएसई हो या जेई हो या आपका एनटीए हो, एनटीए वाले भी चाहते हैं और सीबीएसई वाले भी चाहते हैं कि बच्चे के अंदर नॉलेज हो, ना कि उसको लिखने के नंबर दिए जाए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सरल भाषा में बताऊं तो एक प्लेट को मान लेना 1 और एक प्लेट को मान लेना 2। आपको बनानी पड़ेगी डायरेक्शन, और आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आती है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी, इसको मैं नाम दूंगा E1। यहाँ से भी बाहर जाएगी E1, बाहर जाएगी, यहाँ से भी बाहर जाएगी E1। याद रखना अभी नेगेटिव चार्ज को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, खाली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ चले गई। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है अंदर की तरफ, यहाँ से भी आती है अंदर की तरफ, यहाँ से भी आती है आपके अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से यूं अंदर आ गई, ठीक है। अब पूछ रहा है इनके बीच में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज सिटीज, यानी कि बीच के किसी पॉइंट में बताओ, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, अगर इस रीजन को मैं 1 मानूं, ठीक है, इसको मैं अगर 2 मानूं और इसको क्या मानूं अगर 3 मानूं, तो 1 वाले में अगर मैं निकालता फॉर रीजन 1 तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक राइट में और एक है लेफ्ट में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम। आपको पता है जब लेफ्ट और राइट होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं, तो आंसर आता है 0। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यानी कि फॉर रीजन 2 के लिए अगर मैं निकालूंगा फॉर रीजन 2, तो बेटा रीजन 2 में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? E1 प्लस का E2, तो हो जाएगा E1 यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बच्चे ना बोलते सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन कहां से है? गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इंफिनिटी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा की वैल्यू कोई सी भी ले लो, दोनों सेम ही है, 2.56 × 10 की पावर माइनस 11 और एप्सिलॉन नॉट 8.854 × 10 की पावर माइनस 12। इसको अगर आपने सही से सोल्व किया, कैलकुलेशन बिल्कुल सही से कर ली, तो आपका आंसर आएगा 3 न्यूटन पर कॉलम, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.9 के आसपास आता है वैसे, तो 2.9 से मैच करने वाला एक ही आंसर है, 3 न्यूटन पर कॉलम। अच्छा, थर्ड रीजन में अगर निकालनी होती तो भैया बात ऐसी है, थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाती है, क्योंकि एक राइट में जा रही है और एक कहाँ जा रही है? लेफ्ट में। इसका कोई अपडेटेड क्वेश्चन बनेगा? हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन अभी नहीं, वो क्वेश्चन हम आपको जब कराएंगे जब एक अलग से सीरीज बनाएंगे। अभी आज खाली एमसीक्यू सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। A capital Q charge is closed by a Gaussian spherical surface। ये रहा Gaussian surface जिसका रेडियस कितना है? R, ठीक है। कैपिटल Q इसके अंदर घुसा पड़ा है कहीं, ठीक है। If the radius is the double then the outward flux। अरे आपको सभी को पता है गॉस थ्योरम तो सिंपल सारा देवता था भैया, देवता। गॉस थ्योरम ने तो बोला कि फ्लक्स निकालने के लिए खाली Q/F∗0 लगा लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की तरह नहीं कि फ्लक्स निकालना है तो पहले इंटीग्रेशन करो E.ds लगाओ, ये तो जान खा जाता। गॉस थ्योरम सिंपल बोलता है φ = Q/F∗0। हम चार्ज पे डिपेंड करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है रेडियस और डायमेंशन से। मतलब रेडियस को दुगना बढ़ाओ या 10 गुना बढ़ाओ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी और थ्योरी के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? रिमेन द सेम। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2025 के एग्जाम में आया हुआ। 25 का एग्जाम बेटा, 25 जिस एग्जाम को बोला गया था कि ये तो भयंकर है, सीबीएसई की हिस्ट्री चेंज की थी इसने फिजिक्स की, तो ऐसा है लल्लू क्वेश्चन था भाई, पेपर भी लल्लू था। वो बोलने वाली बात है कि किसी को पेपर टिपिकल लग रहा था, किसी को इजी लग रहा था, सारी दुनिया को इजी ही था। बस ध्यान से करोगे तो इजी लगेगा, अदरवाइज तो कमेंट मारना तो बड़ा इजी है कि पेपर टिपिकल है, ये है वो है। सब आता है तो सब आसान, और नहीं आता तो भैया बात ऐसी है, नहीं आता तो 12 का टेबल भी मुश्किल है। कितने जने हैं यहाँ पे जिनको खाली 12 तक के टेबल आते हैं, है ना? जब नहीं आता तो भैया 15 और 16 के टेबल या 17 का टेबल बनाने के लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, और अगर आता है तो वो भी इजी है। तो सिंपल है। 2025 में बड़ा सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा क्लास 11 से रिलेटेड था। कह रहा है चार्ज है Q इज फिक्स इन अ पोजीशन, अनदर चार्ज स्मॉल q ब्राउट नियर कैपिटल Q एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक चार्ज था कैपिटल Q, इसके पास प्लस का छोटा Q लेके आए और छोड़ दिया, छोड़ेगा तो भागेगा, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो ये भागना शुरू कर देगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज फंक्शन ऑफ द चार्ज, यानी कि डिस्टेंस। आपको ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन और आर के बीच का बनाना है, बना देंगे 2 मिनट के लिए। ये भागेगा क्यों? फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आपको ये ना बोलते स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू क्यों लिया, क्योंकि दिख रहा है R दोनों के बीच का डिस्टेंस। हमें पता है फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है जिसको बचपन में हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन के नाम से जानते थे। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में R स्क्वायर, और देखने से ही पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन जो है R स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि बच्चे बच्चे को पता था भाई इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सरल भाषा। बच्चे बताओ कौन बोलता है कि ये क्वेश्चन टिपिकल था 2025 का पेपर मुश्किल आता? अरे सबसे सिंपल तो 25 का ही था, मतलब ऐसा भी नहीं था वैसे तो, लेकिन ठीक है मान के चलेंगे हम, सबसे सिंपल 25 का ही था। ठीक है चलिए तो देख लो भाई, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा 11वीं क्लास का कंसेप्ट लगाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन 2025 का। आज की क्लास का पूरी क्लास इस क्वेश्चन के नाम है, पूरी क्लास इस क्वेश्चन के नाम है। मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट जनरली कह रहा हूं कुछ हो ही नहीं सकता है फिजिक्स में, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। देखो आज के एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन कह रहा है, फिगर दे रखी है आपको कुछ इस तरह से, फिगर दे दी है, दो चार्ज दे दिए, फोर्स का और आर के बीच का रिलेशन किसी को ना दिख रहा तो बता देता हूँ। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज क्या है, Q3। कह रहा है Q2 इज द पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, यानी कि Q2 की वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम, सबसे कम। तो बताओ Q1 Q2 और Q3 के बीच में रिलेशन बताओ। बट एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का रिलेशन पूछा है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए Q2 अगर सबसे कम है, देख लेते हैं। यहाँ पर तो सी ऑप्शन में लिखा है कि Q1 सबसे कम है, नहीं 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 नहीं, ये आंसर तो नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है Q3 सबसे कम है, नहीं 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 नहीं, ये आंसर भी भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। Q2 सबसे कम, दो ही ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब पहचान लेते हैं कौन से। यानी कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग खोल के तुक्का भी मारता तो 50% तो उसका आंसर सही होने के चांसेस पूरे पूरे थे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो भैया बात ऐसी है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी स्लोप की। यहाँ पर एक एंगल है, ये ग्राफ में एकदम सही से बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है ठीक है। तो एक एंगल आपको ऊपर दिख रहा होगा, θ1 मान लेते हैं, और एक एंगल क्या दिख रहा होगा, θ2 करके। भैया इस क्वेश्चन का अगर आपको रिलेशन बनाना है तो कुछ बच्चे तो तुक्का मार रहे थे, Q1 ज्यादा, Q2 ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा। बेस्ट तरीका बताता हूँ, कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 2025 में क्वेश्चन आया था, 2024 में भी इसका सॉल्यूशन है। और बोलो 2024 में एज इट इज क्वेश्चन आया था, बस वहां पे वैल्यू दे रखी थी। मैं दोनों ही क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट शीट में, एकदम बढ़िया से जिसे बोलते हैं। ठीक है यहाँ पे मैं एक तरफ लिख देता हूँ 2024 का क्वेश्चन, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ 2025 का क्वेश्चन लिख देता है। ठीक है, ये हो गया आपका 2025 का जो आपके एग्जाम में है, यानी कि जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे चार्ज है Q1 और Q2 करके, और यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे देख लेते हैं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, Q2 और Q3 करके, Q1 Q2 और Q2 और Q3 करके। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। 2024 में जो क्वेश्चन आया था बेटा, 2024 में जो क्वेश्चन था उसमें ग्राफ ऐसा नहीं था, उसमें ग्राफ ऐसा था, यानी कि ऊपर वाली लाइन कम जा रही थी और ऊपर वाली लाइन जो थी नीचे वाली वो ज्यादा जा रही थी। यहाँ पर भी सेम टू सेम चार्ज था, Q1 Q2, और यहाँ पे क्या था, Q2 और Q3। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। बेटा उतना ही फर्क है जितना एक टॉपर और एक लूजर के मार्क्स में अंतर होता है, और आपको टॉपर बनना है। ठीक है, आपको क्या बनना है, टॉपर बनना है। अब ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। यहाँ पे f दे रखा है और x एक्सिस में दे रखा है 1/r², सेम टू सेम f 1/r²। पहले इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि आज अभी तो यही क्वेश्चन चल रहा है 25। निकालना क्या होता है, आपको स्लोप निकालना होता है। अब किसी बच्चे को ना पता हो स्लोप क्या होता है, इसे बोलते हैं ढलान। क्या बोलते हैं, ढलान। निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, tan θ1 निकालना। फॉर्मूला होता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बट फिलहाल के लिए आप लिख लेना y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। यहाँ पर y एक्सिस में लिखा हुआ है f अपॉन में x एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, 1/r²। देख लो भैया x एक्सिस में, चाहे तो पीछे डायग्राम में देख लेना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f(r²), क्या हो जाएगा बेटा, f(r²). अब कोई बच्चा बोलेंगे f(r²) से क्या समझ आया, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4π(ε0) Q1 Q2 अपॉन में r²। r² को ऊपर भेज लो तो f(r²) किसके बराबर आ गया, 1/4π(ε0) Q1 Q2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो f(r²) है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 और Q2 के। तो f(r²) की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, Q1 इंटू में Q2 लिख लूंगा। बिल्कुल सिंपल मजेदार, Q1 इंटू Q2। इसी तरह से निकाल लेंगे tan θ2 भी निकाल लेंगे। अगर किसी बच्चे को लिखना हो कि 1/4π(ε0) भी मेंशन करना है तो एक काम करना भाई, 1/4π(ε0) मेंशन कर लेना। ऐसा नहीं है कि मेंशन करने के लिए मैंने मना किया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो
एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 है ना यार, यहां से भी एडिट कर लियो। तो बस एफ आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है हम लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इसको ऊपर भेज देना, तो एफ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एफ आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आ गया tan θ1। सेम निकाल लोगे tan θ2, जैसा कि अभी बताया शॉर्टकट का भी शॉर्टकट y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। तो y एक्सिस भी यहाँ पे f ही है, x एक्सिस 1 अपॉन में r स्क्वायर होगी, तो एफ आर स्क्वायर सोल्व करेंगे भाई, यहाँ से निकालेंगे। इस समय चार्जेस क्या है Q2 Q3, तो आएगा बेटा Q2 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शांति से दोनों को डिवाइड कर लो, tan θ1 अपॉन में tan θ2। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे tan θ1 tan θ2 को, तो आपको मिलेगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, Q2 Q3 यानी कि Q2 से Q2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा Q1 Q3 करके। अब हमें अच्छे से पता है कि θ1 इज ग्रेटर देन है θ2 अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डायग्राम में क्लियरली मेंशन है ग्राफ में कि θ1 ज्यादा है θ2 से। θ1 ज्यादा है, Q3 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, Q3 tan θ1 अपॉन में tan θ2 विच इज इक्वल टू Q1। अगर θ1 ज्यादा है तो बेटा ज्यादा वाले को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज से तो वैल्यू और ज्यादा निकल के आएगी। रिपीट करता हूं, tan θ1 ज्यादा है 0, 1/√3, 1 √3 इंफिनिटी, याद आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अगर tan θ1 ज्यादा है tan θ2 से, तो ज्यादा वाली चीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 की वैल्यू और ज्यादा निकल के आएगी, सबसे ज्यादा। तो Q2 की वैल्यू सबसे कम थी क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो गई Q1 की, तो बीच में कौन आ गया Q3। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए Q2 Q3 Q1। और जो 2024 में आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो आपका 2024 में आया था, यहाँ पे भी एक बार देख लो, सेम टू सेम निकालता हूँ, tan θ1 निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका वही y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस यानी कि f अपॉन में 1 अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका tan θ1। और सेम अगर आप tan θ2 भी अगर थोड़ा सा निकाल लेंगे तो एफ आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका Q2 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका tan θ2। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा tan θ1 अपॉन में tan θ2। 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कट गया, तो Q1 Q2 अपॉन में Q2 Q3, यानी कि हो जाएगा कितना Q1 Q3। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस केस में उल्टा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, θ2 इज ग्रेटर देन किससे θ1 से। अब जिनको डिनोमिनेटर फैक्टर न्यूमरेटर फैक्टर के बारे में पता उनको तो पता लग गई, लेकिन जिनको नहीं पता इसको ऊपर लेके जाना, तो हो जाएगा Q3 को इधर भेज देना, ज्यादा वाले को हमेशा ऊपर रखा करो तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा। tan θ1 इंटू में Q1। अब यहां पर क्या है θ2 बहुत ज्यादा है, ज्यादा वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी और ज्यादा। तो इस केस में जो आंसर था Q2 और Q3 सबसे ज्यादा था, तो बीच में क्या आंसर Q2। तो भैया मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, 24 वाला भी बता दिया, 25 वाला भी बता दिया है, और सबसे बेस्ट ट्रिक बताइए स्लोप निकालने का y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस करके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो 24 में आया था उसका ये था, 25 में आने वाले का जो अभी करा रहे हैं वो हो गया आपका। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यही आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इनको एक बार रिपीट जरूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखना, वेबसाइट में www.bhautikshari.com में जाके देखना, वहां पे बहुत सारे आपके लिए लेक्चर बनाए गए जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई टाइम वेस्ट वाली सीरीज नहीं है, टू द पॉइंट बातें की गई है, ठीक है। तो उसको अगर आप रिपीट कर लोगे जीत आप ही की होनी है, जीत आप ही की होनी है। चलिए जितना पढ़ लिया है इतना आज के लिए बहुत है, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।